ये सिर्फ भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम माना जा रहा है। तो इतनी सी जॉब्स के लिए इतने सारे लोग दीवाने क्यों हुए पड़े हैं? ज़्यादातर पेरेंट्स को नहीं मालूम है कि नीट, जेई और यूपीएससी के अलावा बच्चों को और क्या करा दें। यानी बेटा सरकारी नौकरी कर लो, ज़िंदगी सेट हो जाएगी वाला ही फंडा चल रहा है। यूपीएससी 10 लाख, जेई 15 लाख, नीट 20 से 25 लाख। मैं एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद सैलरी का पैकेज नहीं बता रही हूँ, ये सिर्फ संख्या है उन कैंडिडेट्स की जो हर साल ये एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। और इनमें से कितने बच्चों के एग्ज़ाम क्लियर हो रहे हैं? नीट में आधे से ज़्यादा बच्चे पास हो जाते हैं, कुछ 58%। जेईई में एक चौथाई एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं, 26%। और यूपीएससी अप्लाई करने वाले 10 लाख से ज़्यादा, वैकेंसी करीब 1000। मैथ्स आप खुद ही लगा लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉइचे वेले हिंदी। मैं हूं आपकी ईशा और आज के एपिसोड में बात एस्पिरेंट्स की। बेशरम ईशा। यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। केवल 25-30 ही बन पाते हैं आईएएस, आईपीएस। कंट्री के हेल्प होने से भेड़ बकरियों की तरह आ जाते हैं दिल्ली। मैं भी बनूंगा आईपीएस। पढ़ाई के अलावा सब तरह की गधा मजदूरी में लग जाते हैं। जितना तुमसे होता है उतना नहीं पढ़ना है, जितनी मानवीय क्षमता है उतना पढ़ना है। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। एक का भी जीत होगा ना तो करोड़ों भेड़ बकरी का जीत होगा। किसी एक की जीत करोड़ों की जीत के बराबर। वाकई 10 लाख एप्लीकेंट्स में से जब 1000 का यूपीएससी क्लियर होता है तो क्या बाकी के बचे 9,99,000 को भी उतनी खुशी होती है? यह आंकड़ा मैं एवरेज करके बता रही हूँ। हर साल कुल सीटें अलग अलग होती हैं। प्री, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप आईएएस, आईएफएस, आईपीएस या फिर सेंट्रल सर्विसेज के ग्रुप ए या बी में लगते हैं। इन सबको मिलाकर कुछ हज़ार के करीब सीटें बनती हैं। पिछले साल का आंकड़ा ये था। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 180, इंडियन फॉरेन सर्विस में 37 और इंडियन पुलिस सर्विस में 200। अगर आपने अब तक खुद से कैलकुलेशन नहीं की है तो मैं आपके लिए कर देती हूँ। कुल एस्पिरेंट्स में से सिर्फ 0.1 से लेकर मैक्सिमम 0.2% ही अपना सपना पूरा कर पाते हैं। तो इतनी सी जॉब्स के लिए इतने सारे लोग दीवाने क्यों हुए पड़े हैं? एक जिद वाली बात है, क्योंकि और कहीं हद तक वो जिद हम रोमांटिसाइज भी करते हैं, जो अच्छी बात है। आई थिंक वो एक हद तक हमें पुश देती है। पर कभी कभी हमारे अंदर एक ये आई गेस एक प्रॉब्लम भी है कि हम जब तकलीफ में होते हैं हम उस चीज़ को ग्लोरीफाई भी करने लग जाते हैं। यू नो, टू गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अ वेरी कॉमन कॉन्वर्सेशन दैट पीपल हैव इज, मैं कल सिर्फ 4 घंटे सोया क्योंकि मैं पढ़ रहा था, या फिर मैं तो 3 घंटे सोया था सिर्फ, राइट? I mean, good for you, but really it is not, right? We end up glorifying things that we should not. पिछले कुछ सालों में फिल्मों ने, YouTube और OTT वेब सीरीज ने इस जिद को खूब रोमांटिसाइज किया है। शुरुआत हुई थी उड़ान और 3 इडियट्स जैसी फिल्मों के साथ, जिनका मकसद था पेरेंट्स को समझाना कि बच्चों पर इतना प्रेशर मत डालिए। बोधिसत्वा ने पिछले साल आई फिल्म ऑल इंडिया रैंक में लीड रोल प्ले किया था। इससे पहले अल्मा मैटर्स और कोटा फैक्ट्री जैसी सीरीज ने तो लोगों को काफ़ी डरा भी दिया था। लेकिन जैसा कि कंटेंट और स्क्रिप्ट्स के साथ अक्सर होता है, लोग बार बार डराने वाले पेसिमिस्टिक कंटेंट से ऊब जाते हैं। एक पॉइंट के बाद आप उम्मीदों से भरी हैप्पी एंडिंग को तलाशने लगते हैं। और ये उम्मीद की किरण मिली यूपीएससी में। 12th फेल और एस्पिरेंट्स जैसे कंटेंट को देखने के बाद जोश और बढ़ गया कि यार ये तो करना है। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि प्लॉट वही है, लेकिन जहां आईआईटी एस्पिरेंट्स की फेलियर की, उनके डिप्रेशन की, उनके सुसाइड्स की कहानियां दिखाई जा रही थी, वहीं यूपीएससी एस्पिरेंट्स की सक्सेस की, उनके लाखों में एक होने की, उनकी रैग्स टू रिचेस की कहानियां दिखाई जाने लगी। 2003 में जहां कुछ 3 लाख लोग इस एग्ज़ाम के लिए बैठे थे, वहीं 20 साल बाद यह आंकड़ा बढ़कर 13 लाख हो गया है। यूपीएससी पास परसेंटेज के हिसाब से ये सिर्फ भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम माना जा रहा है। तो फिर इतनी मुश्किलों का सामना करने के लिए हमारे देश में खतरों के खिलाड़ी बढ़ते क्यों जा रहे हैं? मेजॉरिटी लोग जो इस एग्जाम को देते हैं वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं।
एंड मैं एग्जाम के प्रोसेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इस जिंदगी के बारे में। आप क्यों ये चीज करना चाहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं इसे करके, आपका एम क्या है, आपका एंड रिजल्ट क्या है जो आप चाहते हैं, वो किसी को नहीं पता। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं, कि कहाँ दे वांट टू एंड अप, क्या उन्होंने अपने लिए प्लान किया है। एंड सबसे बड़ी दिक्कत वो हो रही है कि हमें पता ही नहीं है हम भेड़ चाल में क्यों इस चाल भेड़ इन लोगों के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। ईरा सिंघल ने 2014 में यूपीएससी टॉप किया था। वो भारत की पहली डिफरेंटली एबल्ड महिला हैं जिन्हें यूपीएससी में फर्स्ट रैंक हासिल हुई। ईरा की कहानी इतनी इंस्पिरेशनल है कि इस पर वो कौन तीखा एक एपिसोड तो बन ही सकता है, साथ ही एक पूरी फीचर लेंथ फिल्म की भी ये हकदार हैं। इन्होंने 4 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, जिसमें से पहली 3 बार इन्हें आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सीट मिली। आईएएस बनने के जुनून को ईरा हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देकर समझा रही हैं। जब अंग्रेज गए थे 200 साल हमारे ऊपर राज करके, तो उन्होंने सबसे बड़ी चीज जो इंडिया के साथ करी थी ना, वो हमें फाइनेंशियली तोड़ा था। इकोनॉमिकली उन्होंने इंडिया को तोड़ दिया था। और वो जो उन्होंने जो हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी डाली थी ना, कि पैसा अगली रोटी कहाँ से आएगी, वो अभी भी हमारे देश में से गई नहीं है। 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमने कोशिशें करी हैं, बट रियली उस चीज को हम मिटा नहीं पाए हैं अभी तक। 100 साल की लेगेसी है, कुछ टाइम तो लगेगा। यानी बेटा सरकारी नौकरी कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगी वाला ही फंडा चल रहा है। दिल्ली को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स छोटे शहरों या कस्बों से आते हैं। दिल्ली राजनीति का केंद्र है। साथ ही यहाँ डीयू, जेएनयू और आईआईटी जैसी प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से बड़ी तादाद में स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। बाकी के अधिकतर बच्चे ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की और एक्सपोजर की कमी है। बड़े शहरों में आज की डेट में सरकारी नौकरी के बारे में कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं यूपीएससी का एग्जाम देता है। इनफैक्ट मेरे तो सारे दोस्त ये कहते हैं, तुम क्यों जबरदस्ती गरीब बनने जा रही हो, बिकॉज एमबीए करने के बाद तुम अब इसको क्यों कर रही हो, जहाँ पे जो मैं 2009 में कमाती थी, आज भी मैं उससे कम कमाती हूँ। अगर आप सिर्फ नंबर देखें, इवन इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट भी ना करें, तो भी वो बड़े शहरों में जो आज कोई बॉम्बे का पला बड़ा कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं देता है। मतलब होगा कोई रेयर जिसके पेरेंट्स इसी सेक्टर से आते हो। और मुझे भी जो सिविल सर्विसेज का आइडिया लगा था, वो मेरठ में जब मैं रहती थी यूपी में, वहां से लगा था। तो बात ये है कि जो बड़े शहर हैं वहां पे सोच बदल चुकी है। वहां पे सिर्फ शायद जिनके अपने पेरेंट्स सर्विसेज में थे वही लोग ये सोचते हैं, वही लोग ये देते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स को नहीं मालूम है कि नीट, जेई और यूपीएससी के अलावा बच्चों को और क्या करा दें। और फिर जीतू भैया क्या कहते हैं, ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, क्या है? वैसे जीतू भैया एक और चीज़ कहते हैं, बेसिक ठीक करेंगे, वैसे बे बना लो। एक मिनट का क्या क्या बना लो? वैसे बे बना लो। ब से बे बना लो। मैंने नोटिस किया है कि बे को लेकर बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। अगर आप जेनजी हैं तो बताइए ज़रा अपने बड़ों को कमेंट करके कि बे क्या होता है या फिर कौन होती है। मूविंग ऑन, हमने जब सड़कों पर जाकर बच्चों से उनके करियर पाथ की वजह पूछी तो ये सब सुनने को मिला। मुझे तो स्पेशली स्टार्टिंग से ही बता दिया गया था कि आपको बायोलॉजी लेकर नीट करना है। हर किसी का सपना नहीं होता है नीट और यूपीएससी। पेरेंट्स के सपने देखने के चक्कर में अपने सपने रह जाते हैं। जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए स्ट्रीमलाइन कर दिया तो आई ऑल्सो गेट इंटरेस्ट इन मेडिकल ओनली। मेहनत, स्ट्रगल एंड एंथुजियाज्म। मेहनत और स्ट्रगल से बचने का तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ करण जौहर की फिल्मों जैसी तो होती नहीं है। नहीं तो हर साल 50 लाख स्टूडेंट्स अपना घर छोड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए दिल्ली, पटना या कोटा जैसे शहरों का रुख क्यों करते? और यहाँ आकर वो जिन हालात में रहते हैं, 10 बाय 10 के कमरे में अपनी ज़िंदगी के कई साल गुजार देते हैं, और इतनी मेहनत के बाद जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गए या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी भर गया है, किसी की जान चली गई है, तो गुस्सा आना तो बनता है, क्योंकि आपका और आपके घर वालों का सपना आपकी आंखों के सामने टूट रहा होता है। जब आपको बचपन से एक चीज़ बताई जाती है कि यही चीज़ आपके लिए सही है, तो अक्सर इंसान दूसरी चीज़ सोचना ही नहीं चाह रहा होता है। वो आपकी कंडीशनिंग हो जाती है वैसे। फिर जब वो मे बी तैयारी करने लगते हैं और उनको रियलाइज़ होता है कि शायद मेरे लिए ये नहीं है, कई बार तो आपकी आईआईटी भी क्लियर हो जाती है, आप जॉब करने लगते हो, आपकी लाइफ अच्छी जा रही होती है, एंड देन यू रियलाइज़ कि नहीं, मे बी ये मेरे लिए नहीं था।
और ये रियलाइज़ करने वाले कितने ही लोगों को आप जानते हैं? कार्तिक आर्यन, कृति सनन, सुशांत सिंह राजपूत, तापसी पन्नू, विकी कौशल। मैंने लिस्ट शुरू कर दी है। आप कमेंट सेक्शन में इसे कंटिन्यू रखिए। बताइए मुझे, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, एडमिशन लेने के बाद, यहाँ तक कि पढ़ाई पूरी करने के बाद, डिग्री तक लेने के बाद करियर बदल दिया? ये जो लोग हैं ना, जो आज रिस्क ले रहे हैं, ये बदलाव की नींव रख रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। हालांकि इन्हें अपने माता पिता को समझाने में खूब मशक्कत करनी पड़ रही है। तो इनके पेरेंट्स ने ना अभी भी देयर पेरेंट्स स्टिल ग्रू अप इन 80s 90s, विच मीन्स कि उनके पेरेंट्स ने अभी भी प्री लिबरलाइजेशन, प्री आईटी रेवोल्यूशन वाला इंडिया देखा। बट अब जो बच्चे आएंगे ना, वो जो अल्फा है ना, उनके पेरेंट्स वो हैं जिन्होंने 2000s वाला इंडिया देखा है ना, जिसमें सारी दुनिया बदल चुकी है। उनके अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज बन चुकी हैं। तो होपफुली आने वाले वक्त में ये क्रेज़ कम होगा। लेकिन फ़िलहाल हाल ये है कि पिछले एक दशक में करीब 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई किया। इसमें से केवल 7,22,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ। इन करोड़ों एप्लीकेंट्स की बदौलत देश में कोचिंग इंडस्ट्री का बोलबाला हो गया। इसलिए 2 साल पहले जो इंडस्ट्री 58,000 करोड़ की थी, अगले 4 साल में उसका 1,34 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। यानी कोचिंग सेंटर और खुलेंगे, एस्पिरेंट्स और बनेंगे, एप्लीकेशंस और होंगी, लेकिन वैकेंसीज वो नहीं बढ़ेंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।